हेलो दोस्तों, नमस्कार। जाहिर सी बात है, अब आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि भाई ऐसा क्या हुआ कि वेद सर नहीं आए, मैं आया हूं। लेकिन डरने की घबराने की कोई बात नहीं। जो वेद सर कराते थे, यानी कि आपकी क्वेश्चन एंड आंसर रैपिड फायर, तो उसी तरह मैं भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी के रैपिड फायर या क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं। और ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपीएससी या यूपीपीएससी में पूछे गए हैं। पहले तो आप लोगों का मोस्ट मोस्ट वेलकम है दोस्तों, मोस्ट वेलकम है आप सबका। आज हम अपनी शाम को यानी 9 से 10 बजे तक क्या करते हैं, यूनिक बनाते हैं इसको, और देखेंगे कि कैसे जो है यूपीएससी या यूपीपीएससी जो है आपसे क्वेश्चन पूछता है। इजी क्वेश्चन है दोस्त, जो पढ़ाया जाता है उसी से आता है। और इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और आप लोग हल कर लोगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हल कर लोगे, हल कर लोगे। ठीक है दोस्त, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अंकिमा जी, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ गए वेद सर? अच्छा, वेद सर है भाई, कहीं गए नहीं है। थोड़ी सी तबीयत उनकी नासाज है, तबीयत खराब है। ठीक है बेटे, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए दोस्त, जल्दी से जल्दी एक बार सब लोग जुड़ जाइए। फिर शुरू करते हैं अपना क्या, क्वेश्चन आंसर राउंड। देखते हैं कौन कौन सही सही चीजें बताता है या किसने ध्यान से पढ़ाई की है। पीटी आने वाला है, जाहिर सी बात है आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी जनवरी से ही अपनी। ठीक, कल सर जी के साथ, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कीर्ति जी, अभी भी हेल्थ इशू ही है सर का। बिल्कुल सर यही है, सर यही है, डॉक्टर के पास गए हैं। तो आप लोगों का जो ये था कि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे सर। बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई आप क्लास ले लीजिए, मैं थोड़ा सा खड़ा होने में असमर्थ महसूस कर रहा हूं और तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी दोस्तों शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं एक स्पेशल राउंड, बहुत यूनिक राउंड है दोस्तों, और ऐसा आंसर नहीं मिलेगा कहीं देखने के लिए आपको। प्रश्न की बात नहीं कर रहा, आंसर। ठीक है, मैं वो दिखाऊंगा कि ये आता कहां से है और क्यों यूपीएससी पूछता है या यूपीपीएससी पूछता है। ठीक दोस्त, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए एक बार। राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे जी जी, राधे राधे दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग नैन्सी दी। अच्छा जी, आपस में भी भाई हेल्थ इश्यू है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जुड़ जाइए दोस्तों, जुड़ जाइए सब लोग साथ में, और शुरू करते हैं आज हम अपना पहला क्वेश्चन। किसी ने मैराथन अगर देखी होगी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, तो उसके लिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है, और ये यूपीएससी द्वारा पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, यूपीएससी द्वारा पूछा गया है। तो आप लोग बताइए, आयुषी, वेद सर है बेटे, तबीयत उनकी ठीक नहीं है। ठीक है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार क्या करिए, जुड़ जाइए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर आंसर करेंगे। बिल्कुल श्रेया सुमन जी, गुड इवनिंग बेटे, शाबाश। आज इन्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, बिल्कुल यही तो एक तरह से कहा जाता है ना कि यही तो इनोवेटिव चीज है। आपके सामने जब आप आईएएस पीसीएस बनोगे तो बता के तो प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं ना कि हम प्रॉब्लम है ये आ रहे हैं, नहीं, वो अचानक से आएंगी और उसका स्वरूप क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, पता नहीं होगा। ठीक, गुड इवनिंग मनोज जी, बिल्कुल होगी बेटे। आज थोड़ी सर की तबीयत खराब है संध्या सिंह जी, तो सर जो है ठीक नहीं है। ठीक है, सर की हेल्थ इश्यू है, सर खड़े होने में थोड़ा सा असमर्थ महसूस कर रहे हैं। सर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा खड़े नहीं हो पा रहे। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न अपना, वर्गीकृत प्रक्रिया कार्य योजना, यानी कि बात कर रहा है किसकी, ग्रैब की, ग्रैब की बात कर रहा है। वर्गीकृत प्रक्रिया कार्य योजना के संदर्भ में कौन सा से कथन सत्य है। याद रखिएगा, जब ऐसे प्रश्न आए तो लास्ट में क्या कहा गया है उसके बारे में जानना। ठीक है, कौन सा से कथन सत्य है। अब इन तीनों में से तीन आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, घबराने की कोई बात नहीं, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा है। ठीक, संदीप जी प्रयागराज, गुड, बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम भैया, प्रणाम सबको, सबको दोस्तों प्रणाम। ठीक है, जुड़ जाइए एक बार सब लोग जल्दी से। तो अब इस प्रश्न को सुनिए, वर्गीकृत प्रक्रिया कार्य योजना ग्रैब के बारे में पूछा है कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि यह अनिवार्य रूप से पालन की जाने वाली एक चरण दर चरण
मार्गदर्शिका है या गाइडलाइन है। दूसरा कहता है कि इस कार्य योजना को वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी क्या किया गया था, अनुमोदित किया गया था। ठीक। फिर तीसरा स्टेटमेंट बात करता है किसकी, कि वाहनों के संचालन सम विषम योजना और इवन योजना इसी कार्य योजना का हिस्सा है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। उत्तर आने भी लगे हैं, बी बी बी। बहुत बढ़िया बेटे, डी। सोनम तिवारी जी कह रही है डी, बहुत बढ़िया। अवनीश जी कह रहे हैं बी। अंतरिक्ष सिंह राठौर जी कह रहे हैं हम कहां आ गए सर। भाई इसी दुनिया में हो, मंगल ग्रह पे नहीं पहुंचे हो। ये कौन सी क्लास पॉलिसी की जगह, पॉलिटी की जगह। श्याम नारायण जी, सर की तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, तो ये स्लॉट खाली नहीं जाना चाहिए आप लोगों के लिए, कि आप लोग जो है थोड़ा सा नर्वस महसूस करेंगे। इसलिए सर ने कहा कि आप क्लास ले लीजिए और थोड़ा सा बच्चों को इन्वायरमेंट की झलक दिखाइए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, बी बी बी। भैया ये अगर मैराथन आपने देखी थी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, तो वहां पे आपको इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया था, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में, ग्रैप के बारे में। बी 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 यानी केवल 3। अच्छा जी भाई, मेरे बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये आपके न्यूज़पेपर में आया हुआ है, रोज पढ़ते हो मेरे दोस्त, आंखों के सामने से गुजरता है लेकिन ध्यान नहीं देते हम लोग। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है इसका, उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों के तीनों जो है ये सही है, तीनों के तीनों सही है। क्यों, क्योंकि दोस्त ये जो आपका ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ जो आपका है ना, ये चरण दर चरण यानी कि स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, ये 4 स्टेप में क्या होता है, लागू होता है। इसीलिए चरण दर चरण ये मार्गदर्शिका कही गई है। दूसरी बात कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया था, 2016 में ही ईपीसीए का गठन किया था। ईपीसीए याद है किसी को, ईपीसीए, इसको अब हटा दिया गया, इसकी जगह अब क्या आया है, CAQM। ठीक है, CAQM क्या है, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। 2020 में इसको लाया गया था, यानी 2020 में ईपीसीए आपका हट गया। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी जो थी वो आपकी 2020 में हट गई, और ग्रैब कब लाया गया था, 2016 में ही। अब हम बात कर रहे थे किसकी, कि सम विषम जो गाड़ियों की योजना है, परियोजना है, इसके अंतर्गत आती है। चौथा स्टेप देखिए, चौथा स्टेप क्या कहता है, बीइंग ऑड इवन। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो बीइंग ऑड इवन रोड स्कीम फॉर प्राइवेट व्हीकल, ऑड इवन की जो परियोजना है आपके ग्रैब की देन है। ठीक दोस्त, CAQM जी, बिल्कुल बिल्कुल सागर जी, ये आपके ग्रैब की देन है। तो इसलिए तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट थे, यानी कि तीनों के तीनों जो आपके स्टेटमेंट थे वो क्या थे दोस्त, सारे के सारे स्टेटमेंट सही थे। जब ग्रैब की बात आएगी, यानी कि जब आप एयर पॉल्यूशन पढ़ोगे, तब जो है ग्रैब की बात आएगी, ईपीसीए बताया जाएगा, पीएम पार्टिकल्स 2.5 बताए जाएंगे, PM10 बताए जाएंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जाएगा, सफर बताया जाएगा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बताया जाएगा, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड बताया जाएगा, बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है दोस्त, तो चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक, किसकी बात कर रहा है, जीव से जैव मंडल तक की बात कर रहा है। ठीक, जीव से जैव मंडल तक की बात कर रहा है कि जैविक संगठन का सही क्रम है। आपने क्लास की होगी अगर किसकी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, उसमें क्या बताया गया था कि आपके इकोसिस्टम में संगठनों का स्तर, जहां पे आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था इंडिविजुअल, आपने पढ़ा था पॉपुलेशन, आपने पढ़ी थी कम्युनिटी। ठीक, वहां से ये पूछा गया है, सिंपल सा है। और ये कब पूछा गया था, 2017 में यूपीपीएससी ने पूछा था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्त। अब बताइए ये कौन सा सही है, इसमें से बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है।
डी, बहुत बढ़िया, उत्तर भी आने लगे। डी डी। आज वेद सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वेद सर ये क्लास टाइम स्टूडेंट जो वेट कर रहे थे। अब सब पढ़ो मित्रों, बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। योगेश सैनी जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि आपका टाइम खराब ना हो। ठीक, आपका टाइम खराब ना हो। बाजीराव जी आ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार मैं हट जा रहा हूं, आप लोग पढ़ के बताइए। डी डी डी, बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी बताइएगा, इनमें से कौन सा क्रम सही है? कि जनसंख्या आएगा, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र आएगा, फिर उसके बाद समुदाय आएगा, फिर उसके बाद भूदृश्य आएगा। लैंडस्केप की बात कर रहा है, आपके कम्युनिटी की बात कर रहा है, आपके इकोसिस्टम की बात कर रहा है, और आपके पॉपुलेशन की बात कर रहा है। बताइएगा जल्दी से। बिल्कुल, ये बेटे आपकी जो है नेहा राजा जी, ये आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्लास है। आपका टाइम खराब ना हो बेटे, इसीलिए जो है वे सर ने कहा कि सर आप क्लास ले लीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने एक बार बता दिया, आप लोग जो है आपस में बात कर लीजिए। तो इसमें से पहले क्या था? पहले हमने देखा था एकाकी जीव की बात की थी। जब संगठनों के स्तर के बारे में पढ़ेंगे हम, कहा आपके इकोसिस्टम में, जब इकोसिस्टम में संगठनों का स्तर होगा तो वहां पहले क्या आएगा? पहले आपका आता है इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल आता है। फिर क्या आता है? फिर आता है आपका देखा जाए तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जनसंख्या की बात करेगा। फिर आपका आता है क्या? कम्युनिटी, कम्युनिटी आती है, यानी कि आपका समुदाय आता है। ठीक, अब पॉपुलेशन कम्युनिटी खुद आप खोज लो कि अगर पॉपुलेशन और कम्युनिटी कहीं है, यानी कि जैसे जनसंख्या और समुदाय कहीं है, तो ये आपका उत्तर सही होना चाहिए। क्रम ये सही बैठ रहा है, बिल्कुल। योगेश जी सी, योगेश जी सी, ठाकुर जी कह रहे हैं सी, आरती जी, अरसी खान सी, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश बेटे। ये देखिए आप लोग तैयारी मतलब अच्छे से कर रहे हो। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो दोस्तों आप लोग। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। भैया अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है? अगला प्रश्न बहुत इजी सा है दोस्त, अब जो नहीं बता पाया ना उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। जो नहीं बता पाया जुर्माना लगेगा उसके ऊपर, याद रखना, जुर्माना लगने वाला है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा, कि ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला क्या है? 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त, 20 मार्च। ये 4 विकल्प है। अब आपको बताना है इन चारों में से कब मनाया जाता है आपका ग्लोबल टाइगर डे। ठीक है, मैं जस्ट आया अभी, जल्दी से आप लोग इसको उत्तर दीजिए। सी, 29 जुलाई। रेखा जैन जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात। कोई आए थे ना अभी? बुला लाइए जब, बुला लाइएगा, नीचे होंगे। जल्दी से जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी से जल्दी बताइए कि भैया इसमें से उत्तर कौन सा है? बी 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 बी, 29 जुलाई। बहुत सही, बहुत सही दोस्तों, क्या बात है। मोनिका जी भी कह रही हैं, सदानंद जी, गौतम भी कह रहे हैं, योगेश सैनी जी। गुरु आप भी जाने लगे कि नहीं? बेटे मैं नहीं छोड़ के जाने वाला इससे। हर हर महादेव गुरु जी, आंसर बता दो गुरु जी। आशा यूसुफ जई जी कह रही हैं बी, बहुत बढ़िया, यानी कि 29 जुलाई। क्या बात है दोस्तों, बात कर रहे हैं हम किसकी? बात कर रहे हैं हम टाइगर डे की। ठीक, बात कर रहे हैं हम टाइगर डे की। टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को आपके, ठीक है, 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर डे। ठीक, अब हम बात करें किसकी? टाइगर डे की बात कर रहे थे। जो टाइगर डे है वो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अब ये कहां तय किया गया कि जो आपका टाइगर डे है वो मनाया जाए? ठीक, टाइगर डे मनाया जाए, ये कहां तय किया गया था? ठीक, चलिए अब जैसे बात करते हैं कि जो आपका 29 जुलाई है, 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग, यानी कि आपका कहा जाए तो रूस का एक शहर, जहां पे एक सम्मेलन हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हुआ। यहां पे बात की गई कि भैया जो बाघ हैं इनको बचाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या है? ये एक अम्ब्रेला प्रजाति है जो आपके जंगलों को या आपके इकोसिस्टम को
क्या रखते हैं, बैलेंस में रखते हैं। ठीक, बैलेंस में रखते हैं। ठीक, अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे बनाया गया पहला टाइगर डे। 29 जुलाई को पहला टाइगर डे यही मनाया गया 2010 में। और जो आपकी सेंट पीटर्सबर्ग समिति थी, या जो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र शामिल हुआ, वो क्या था दोस्त, वो भी उसके तहत क्या किया गया कि इसके तहत कहा गया कि भैया टाइगरों की संख्या हमें 2022 तक क्या करनी है, दोगुनी करनी है। बाघ की संख्या 2022 तक हमें दोगुनी करनी है। और इस मतलब कि देखा जाए तो जो सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हुआ, इसमें यानी कि जिन देशों में टाइगर पाए जाते थे, यानी कि 13 देश शामिल हुए आपके, कहा, इस सम्मेलन में। ठीक, 13 देश शामिल हुए। और फिर किसकी बात हो रही थी यहाँ पे, जो टाइगर रेंज देश हैं, यानी कि जिनके पास बाघ हैं, या बाघ वहां तक क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, आवास करते हैं। ठीक, फिर किसकी बात कर रहा है कि 2022 तक क्या किया जाना है, T x 2 की बात कर रहा था कि दोगुना करना है 2022 तक। लेकिन भैया हम हैं भारतीय, हम ऐसे मानने वाले नहीं है। हमने कहा 2022 तो गुरु दूर की बात कर रहे हो, हमने जो है ना अपने टाइगरों की संख्या दोगुनी कब कर दी, 2018 में ही कर दी, यानी 4 साल पहले ही। ठीक, ठीक दोस्तों, तो 4 साल पहले ही हमने क्या कर दिया, अपने टाइगर की संख्या दोगुनी कर दी। अब टाइगर की बात आए, टाइगर की बात जब भी आएगी तो क्या करना है, टाइगर की बात जब भी आएगी आपकी, तो आपको याद रखना है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेगा। प्रोजेक्ट टाइगर की कब लाया गया दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया 1973 में। अब जब टाइगर की बात आएगी, टाइगर की बात आएगी तो बहुत सारी चीजें हैं कि भाई टाइगर है तो उसका टाइगर रिजर्व्स क्या होते हैं, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स क्या होते हैं। ठीक, टाइगर को किस श्रेणी में रखा गया, संरक्षण की श्रेणी में, IUCN की रेड लिस्ट में किस स्थान पे रखा गया है, किस श्रेणी में रखी गई है वो टाइगर। आपका जो WPA है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, यानी कि जैसे बात करें हम किसकी, IUCN की बात कर लें, या फिर हम WPA 1972 की बात कर लें, या आपका कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल जो ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात कर लें, तो इनकी जो संरक्षण की स्थिति है, चाहे इनकी अनुसूची हो, चाहे इनकी सूचियां हो, कहां रखे गए हैं, ये सब जानकारी होनी चाहिए। हमारे पास कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। फिर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे एम स्ट्राइप की। ठीक है, एम स्ट्राइप्स की बात करेंगे, एम स्ट्राइप्स की बात कर लेंगे। फिर हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कैट्स की, कैट्स की बात कर लेंगे। फिर किसकी बात करेंगे, कैटरैक्ट की बात करेंगे। कैट्स की बात जैसे कर ली, ये कंजर्व एश्योर्ड टाइगर स्टेटस की बात करता है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टेटस की बात करता है, यानी कि जो आपके टाइगर के रहने वाले क्षेत्र हैं वो क्या टाइगर के रहने लायक हैं, ये मानकों का सेट है। जो आपका कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टेटस की बात कर रहा है ना, ये मानकों का सेट है। तो भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से 14 कैट्स द्वारा अप्रूव्ड है। कितने, 14, याद रखिएगा, 14 कैट्स द्वारा क्या है, अप्रूव है। बिल्कुल संजय सिंह जी, कैट्स द्वारा अप्रूव है। फिर किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कैटरैट की। ये क्या है, ये मॉनिटरिंग प्रोग्राम है आपका, चाहे एमस्ट्राइप हो, कैटरैट हो, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं दोस्तों। GTF की बात करेंगे, ग्लोबल टाइगर फोरम की, GII की बात करेंगे, ग्लोबल टाइगर GTI की, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव की, किसने लाया, विश्व बैंक ने लाया। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें क्या है दोस्तों ना, ये सब चीजें जानते रहो। जैसे ही टाइगर के बारे में कुछ चीज आए, तुरंत आपके दिमाग में चीजें स्पैन होनी चाहिए कि ये सारी जानकारी भैया, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक, ये है दोस्तों क्या आपका वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है। वैश्विक बाघ दिवस प्रतिवर्ष आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। और यहीं पे कहा, आपके सेंट पीटर्सबर्ग पे ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम चलाया गया, जिसको टाइगर रेंज के जो 13 देश या 13 देश थे उसने अपनाया।
और कहा भैया कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे T/2, ठीक, T/2, यानी कि टाइगरों की संख्या को दोगुना करेंगे। और यही आपके सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में एक चीज और अपनाई गई, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, और ये लिख लीजिएगा अपने नोट्स पे या अपने कॉपीज पे, याद रखिएगा। ये था क्या, ICCWC, ठीक है। ये ICC वर्ल्ड कप नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड कप, ये है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ कंबाटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम, यानी एक ऐसे संगठन का निर्माण किया गया जो वाइल्ड लाइफ क्राइम के अगेंस्ट क्या करता था, एक्शन ले सकता था, उन पे जो है कार्रवाई कर सकता था। जब इसकी बात आएगी याद रखिएगा आपका क्या, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्त, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहल है दोस्त, याद रखिएगा ये सब नाम, ठीक, ये सब नाम याद रखिएगा। आज बेस सर क्यों नहीं आए बेटे, बेस सर की तबीयत जो है थोड़ी सी खराब है, ठीक। मेरा पेन चोरी हो गया, कोई बात नहीं, नया पेन ले लेना, मैं भेज दूंगा पेन, डोंट वरी। तो प्रश्न चौथा क्या कह रहा है आपका, चौथा प्रश्न कह रहा है मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई, आपको यह बताना है दोस्त, जल्दी से जल्दी बताइएगा। ए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ठीक, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। फिर बात करता है किसकी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी कि ये क्या है आपका UN, ठीक है। ये आपका जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल करेगा, या पर्यावरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करेगा, UNFCCC सचिवालय करेगा, या विश्व स्वास्थ्य संगठन। मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ की बात हो रही है, जल्दी से बताइएगा। सर ये तो बता देते कि टाइगर में कौन देश नंबर 1 और 2 पर है। अरे भाई प्रभु, दुनिया के 80% बाघ हमारे यहाँ है, नंबर 1 की बात ही नहीं होती, हम शहंशाह हैं। दुनिया के 80% बाघ हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ठीक, 80% बाघ। चलिए आज बहुत कुछ होने वाला है, तो तैयार रहिए उस चीज के लिए। तो अब इसमें बताइएगा कि इसको जो है किसके द्वारा, ये पहल यानी मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई। बी, बहुत बढ़िया, बी, बहुत बढ़िया अनिल जी। अंजू राणा जी कह रही 21 मार्च 1994। सी, बहुत बढ़िया। इंडिया नंबर 1, ऑलवेज नंबर 1 डियर, हमेशा नंबर 1 रहे हैं, रहेंगे। संदीप पाल जी प्रयास करें बी, अच्छा बी, इंडिया में सेकंड पे तमिलनाडु, अच्छा जी। UNFCC 2000, अच्छा 967 बाघ है टोटल, ठीक है, बहुत अच्छी गिनती है, ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। बी सबका आंसर आ रहा है भैया। ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ EFCC है, यानी कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है, ये जारी नहीं करता है मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। जो आपका UNFCC सचिवालय है, ये आपका प्रश्न है UPSC 2018 का, सिंपल से प्रश्न है दोस्त। ऐसी पहले पेपर देखेंगे, इतना बड़ा पेपर इतना बड़ा रहेगा आपका, और यही कई छोटे में ऐसे आ जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से पेपर पढ़ा करिए कि आपकी जानकारी के लिए या आपके लिए पेपर की जरूरत क्या है, ठीक दोस्त। चलिए अब देखते हैं कि जारी कौन करता है। जारी करता है आपका कौन, UNFCCC सचिवालय, ठीक है। ये क्या करता है आपका, क्लाइमेट मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ जारी करता है, ठीक है। अब बात करेंगे भैया कि जो आपका क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ है वो क्या है, मूवमेंट फॉर चेंज क्या है। चलिए अब संयुक्त राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तन सचिवालय दिसंबर 2000 में क्या कर रहा था, मूवमेंट फॉर चेंज लाया कि भैया मूवमेंट फॉर चेंज कि ये ही समय है कि अब हमको अपने मूवमेंट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम विकास कर रहे हैं उसकी दिशा बदलनी होगी, जो संसाधन यूज कर रहे हैं उस पर एक बार सोचना होगा,
ये सब कब लाया गया था? 2011 में। और लेकिन जब क्लाइमेट न्यूट्रल नाव की बात आई, तब सचिवालय ने सिर्फ लोगों को जोड़ा इसमें। पहले जो चीजें आई थी उसमें सरकारें, गवर्नमेंट जुड़ी थी, बहुत सारे देश जुड़े थे। लेकिन 2015 में क्या किया, जो आपका यूएनएफसीसीसी सचिवालय है, उसने लोगों को जोड़ा, कंपनियों को जोड़ा और सरकारों को, उनको उनके जलवायु पदचिह्न को मापने की बात कह दी कि भैया जो आपका क्लाइमेट फुटप्रिंट है या जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है उसको आप मापिए एक बार कि आप कितने पानी में हैं। जब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट नापा गया या मापा गया तो सबके भौचक्के उड़ गए। भौचक्के किस पे उड़े कि जो एक धरती है ना, पृथ्वी हमारी, यानी कि जो एक पृथ्वी है वो हमारे लिए काफी नहीं है, हमें आधी पृथ्वी और चाहिए दोस्त, आधी पृथ्वी और चाहिए हमारे संसाधनों को पूरा करने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये हमारे लालच का परिणाम है। ठीक, अंधाधुंध हर चीज का क्या करना, उपयोग करना। ठीक है दोस्त, चलिए अब किसके द्वारा जारी किया गया? आपके संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय द्वारा जारी किया गया। याद रखिएगा, क्या आपका जो था मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। अब आ गए भैया हाथी मेरे साथी पे। चलो अब बताओ ये वाला क्वेश्चन कौन कौन कर सकता है? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कि भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बहुत सिंपल सिंपल दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक, पहला कथन कहता है कि हाथी समूह का मुखिया नर होता है। ठीक, क्या ये कथन सही है? भाई मेन जो मतलब कि जो लीडर होता है वो कौन होता है? नर होता है। चलिए फिर किसकी बात कर रहा है कि हाथियों के गर्भ धारण की अधिकतम अवधि 22 महीने हो सकती है। ठीक है, मान लेते हैं। तीसरा कहता है कि भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या कहां है? केरल में है। चलिए अब बताइएगा। सी 2 और 3, बहुत बढ़िया, शाबाश। बी, राजकुमार जी बी कह रहे हैं, आरिफ खान जी सी कह रहे हैं, करण तिवारी जी कह रहे हैं सी, सोनम तिवारी जी कह रही है सी और बी कौन सा इसमें आंसर है भाई? अच्छा जी, नर नहीं होता मादा ही है, नर नहीं, अच्छा बिल्कुल 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 सही बात, मादा लीडर होती है। करण तिवारी जी कह रहे हैं बहुत सही बेटे, शाबाश। ये होता है टचअप तुरंत कि जो आपका यूपीएससी पूछता है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, बस इसमें से एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई है, गड़बड़ी हो गई नहीं, बस चेंज किया गया है थोड़ा सा। ठीक है, बी होगा सी सी सी, क्या बात, फिर से याद रखिएगा। सबसे ज्यादा संख्या कहां है? कहां है बताइएगा, सबसे ज्यादा संख्या कहां है हाथियों की? किसी को पता है सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या कहां है? सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या अगर किसी ने बता दिया तो समझो कि सारा आंसर उसको आ गया, उसने हल कर लिया। ठीक है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा कि ये जो प्रश्न आपका है वो कौन कौन हल कर सकता है। जल्दी से हल करो। सफिया नाज जी कर रही है सी, बाजीराव जी कर रहे हैं केरला नहीं कर्नाटका होगा। ठीक है, कर्नाटका पहले स्थान पे है, केरला 3rd स्थान पे है, असम आपका दूसरे स्थान पे है, याद रखिएगा। अच्छा, तमिलनाडु, अरे वाह, बिल्कुल, क्या बात है दोस्त। चलिए आपका कौन सा उत्तर सही है? केवल 2, बी जिन्होंने कहा वो सारे के सारे लोग सही हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग टचअप पे हो, आप लोग जो है ना वो लेवल टच कर रहे हो यूपीएससी वाला। क्या बात है, बहुत सही, शाबाश। कोमल वर्मा जी ने कोपल वर्मा जी ने तो डेटा ही दे दिया 5566। चलिए नहीं भाई उतने नहीं है, आगे देखते हैं हाथियों के बारे में। जब हाथी की बात आए तो किसकी बात करनी चाहिए आपको? प्रोजेक्ट एलिफेंट की है। प्रोजेक्ट टाइगर तो देख लिया, एलिफेंट कब देखेंगे?
भाई एलिफेंट देखना जरूरी है ना, संरक्षण की बात कर रहे हैं हम, तो हाथियों के संरक्षण की भी बात करनी जरूरी है। अब इसके लिए क्या लाया गया, तो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया था दोस्तों? प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया था? ये लाया गया था आपका 1992 में। ठीक। अब जब प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात आए तब बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में स्पैन होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहली बात तो ये कि भैया जो इनकी स्पीसीज हैं, एशिया में, एशियन में कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं, या हाथियों की कितनी प्रजातियां हैं एशिया में? 3 तरह की हैं। पहला क्या हो जाएगा? पहला आपका आ जाएगा इंडियन, ठीक है, इंडियन आ जाएगा। दूसरा कौन आएगा? दूसरा आ जाएगा आपका सुमात्रन, ठीक, दूसरा सुमात्रन आ जाएगा। अब तीसरा कौन आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा आपका श्रीलंकन, ठीक है। कि तीन तरह की इनकी प्रजातियां हैं एशिया में। लेकिन क्या भैया ये 3 ही तरह की प्रजातियां हैं? जी बिल्कुल नहीं, 2 और प्रजातियां हैं, लेकिन यहां नहीं, एशिया में नहीं, अफ्रीका में पाई जाती हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, बिल्कुल सोनम जी, 1973, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए याद रहना चाहिए ये सब चीजें जबान पे रटी रहनी चाहिए आपके। प्रोजेक्ट टाइगर 1992 नहीं, 73। आपका जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो कब है? 1992। प्रोजेक्ट लायन कब लाया गया? 1973। प्रोजेक्ट हंगुल कब लाया गया? 1970। ठीक, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है वो कब लाया गया? 1974। ठीक, रेड पांडा कब लाया गया? 1996। प्रोजेक्ट मस्क डियर कब लाया गया? 1974 में लाया गया, सॉरी 1981 में लाया गया। ये सब चीजें आपके ऊपर रटी होनी चाहिए। अब जैसे प्रोजेक्ट की बात आया एलिफेंट की, हाथियों की जहां बात आए तो वहां आपको क्या ध्यान देना है? पहली बात तो हमारे पास जो एलिफेंट कॉरिडोर है वो कितने हैं, ये ध्यान देना है आपको। फिर एलिफेंट रिजर्व कितने हैं हमारे पास। फिर किस पे बात करेंगे कि माइक साइट्स कितनी है हमारी, ठीक। फिर किसकी बात करेंगे? फिर गज यात्रा प्रोग्राम की बात करेंगे। भाई संरक्षण का तो कार्यक्रम चला दिया, लेकिन क्या अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया? गज यात्रा की बात करेंगे, हाथी मेरे साथी अभियान की बात करेंगे, ठीक। फिर किसकी बात करेंगे? प्रोजेक्ट बीज की बात करेंगे। और जब मेंस का आंसर लिखने के लिए आएगा तो क्या आएगा आपका टॉपिक? आपका टॉपिक आएगा मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि मानव और वन्य जीव संघर्ष। हाथियों का मानव से बहुत ज्यादा संघर्ष होता है। आप देख लो, खड़े के खड़े खेत जो है ना, इनका पूरा का पूरा झुंड साफ कर देता है। ठीक, चलिए अब बात किसकी हो रही थी? इसको इंडेंजर्ड सूची में रखा गया है। जो आपका हाथी की बात हम कर रहे थे ना, हाथियों को जो IUCN है, आयु वैसे तो संरक्षण दे ही रहे हैं, IUCN में क्या है दोस्त? ये इंडेंजर्ड है। फिर आपका WPA 1972, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। फिर हम बात करेंगे किसकी? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना की, यानी कि सिटीज की बात करेंगे। तो सिटीज के परिशिष्ट यानी कि अपेंडिक्स किस में रखा गया है? 1 में रखा गया है। यानी हाथियों को हाईली प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक, हाईली प्रोटेक्ट किया गया दोस्त। आप न तो इनको पालतू बना सकते हो, जो है अभी है कैप्टिव ब्रीडिंग है उनकी, लेकिन इनको मार नहीं सकते हो, मारने पे जुर्माना है और जेल है, जेल जाना है तो मारिए। फिर बात जैसे हमने की किसकी, कि हाथियों की 3 प्रजातियां या 3 उप प्रजातियां कहां है? आपके एशिया में है, इंडियन, सुमात्रन और श्रीलंकन। 2 और प्रजातियां हैं। जब बात आएगी आपके अफ्रीकन एलिफेंट की, तो वहां पे एक हाथी पाई जाती है सवाना हाथी, सवाना एलिफेंट, और दूसरी कौन सी पाई जाती है? फॉरेस्ट एलिफेंट। तो जो सवाना एलिफेंट है वो तो भैया आपकी इंडेंजर्ड है, लेकिन जो आपकी फॉरेस्ट एलिफेंट है वो क्या है? वो आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी समाप्ति की ओर है, या बहुत गंभीर रूप से क्या है? खतरे में है। वो बहुत मारा गया इनको, बहुत ज्यादा।
किस लिए? इनके दांत के लिए, इनकी हड्डियों के लिए। ठीक। आज राणा अंजू राणा गुड मॉर्निंग। अच्छा ऋतिक जाधव जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कहाँ हुई भाई, गुड नाइट है अभी। ठीक दोस्तों, चलिए ये सारी की सारी जो है, अब देखा जाए तो 50 से 60 हजार हाथियां जो है वो कहाँ है? एशिया में पाई जाती है, जिनमें से 27,000 के आसपास कहाँ है? भारत में है। ठीक, याद रखिएगा। अब जैसे बात करेंगे हम इनके जनगणना की, तो इनकी जनगणना हर साल नहीं होती है, हर 2 साल पे नहीं होती है, हर 4 साल पे नहीं होती है। इनकी जनगणना होती है हर 5वें साल। ठीक है, हर 5वें साल इनकी जनगणना होती है। देखिए बताया था 27,312 जो है हाथियां वो कहाँ है? आपके भारत में है। ठीक, सबसे अधिक कहाँ पे है आपके हाथी? कर्नाटका में है, फिर उसके बाद कहाँ है? असम में, फिर उसके बाद केरला में है दोस्त। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। जल्दी से जल्दी बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के तहत भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है? जल्दी से जल्दी बताइएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के तहत भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ये न्यूज में था दोस्त, न्यूज में था, इसलिए पूछ रहा मैं, न्यूज में था। ये 4 विकल्प आपके सामने है, चारों विकल्पों को आपको बताना है। पहला क्या? कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम और डी सुंदरबन। जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी बताना बेटा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बताना बेटा, इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है? बताना जल्दी से, इसमें से कौन सा विकल्प सही है? ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है? सी 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 डी है। दुर्गेश जी कह रहे डी। अरे भाई नहीं नहीं, आप भी सही हो, कोई बात नहीं। सारे लोग सी। जीके विथ नीरज कुमार जी कह रहे बी, यानी कि रणथंभौर। क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश। सलीम अहमद कुरैशी जी कह रहे हैं डी, सोनम तिवारी जी सी। बिल्कुल 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 दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइए उत्तर। ठीक है, सुलेमान अजमेर कह रहे हैं सी। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, शाबाश। यानी कि आपको जो है ना इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाने में मजा आने वाला। फिर रंजीत गौतम जी कह रहे हैं कोई मुझे बताएगा कि ये किसकी क्लास चल रही है? सर ये चल रही है कपिल देव की क्लास, और ये चल रही है आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी विषय की क्लास, क्योंकि वेद सर की तबीयत थोड़ी सी खराब है, सर के पैर में दिक्कत है, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ठीक, चलिए। रंजीत गौतम जी बता दिया आपको। भारतवंशी जी कह रहे हैं सी। बहुत सही, क्या बात है, आपकी तैयारी बहुत लाजवाब है दोस्तों, तैयारी बहुत लाजवाब है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की बात कर रहे थे, तो आपका जो नागार्जुन श्री सागर या नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। ठीक है, अब क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की जैसे बात कर ली जाए, जैसे ये टाइगर आपका रिजर्व है, ठीक है, ये टाइगर रिजर्व है आपका, तो टाइगर रिजर्व के चारों तरफ क्या होगा? ये आपका कोर एरिया होगा। ठीक है, ये आपका कोर एरिया होगा, और ये आपका क्या है? ये आपका बफर एरिया है। ठीक है, ये आपका बफर एरिया है, ये क्या है? ये आपका कोर एरिया है। नेशनल पार्क की नहीं बात कर रहा दोस्त, याद रखिएगा, नेशनल पार्क की बात नहीं कर रहा मैं, टाइगर रिजर्व की बात कर रहा। तो यही जो कोर एरिया होता है ना, इसी को बोला जाता है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। ठीक, और नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र है क्या? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के मामले में। चलिए उत्तर देखते हैं। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की बात करेंगे तो अपने टाइगर भाई आ गए। ठीक, चलिए जल्दी से जल्दी देखते हैं दोस्तों। फिर किसकी बात करेंगे? उत्तर की बात कर रहे हैं कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम की बात कर रहे थे हम लोग। तो ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। सिर्फ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ा नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। वेद सर नहीं आए आज, हर्षा सिंह जी बिल्कुल नहीं आए, पढ़ने में तेज हो गए हम। बिल्कुल, ये तो बधाई देनी चाहिए आप लोगों को। ठीक, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम
केवल क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की दृष्टि से केवल बड़ा नहीं है, ये आपके पूरे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। अब यह क्या है, 5 जिलों यानी कि कुर्नूल जिला है, प्रकाशम जिला है, गुंटूर, नलगोंडा और महबूब नगर जिले में फैला हुआ है, यानी कि 5 जिलों में फैला हुआ है। इतना बड़ा टाइगर रिजर्व पहली बार भारत में, ठीक है। अब क्रिटिकल जो टाइगर आवास है या क्रिटिकल टाइगर जो हैबिटेट है उसके बारे में जान लो कि इन्हें टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र के रूप में, यानी मैंने पहले बताया था कि टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के रूप में जाना जाता है, टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के रूप में जाना जाता है, ठीक। फिर क्या बात कर रहा है कि इसको, यानी कि जो आपका क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है ये सारे टाइगर रिजर्व में नहीं होगा दोस्त, सारे टाइगर रिजर्व में नहीं होगा, लेकिन इसकी पहचान किसके द्वारा की जाएगी, इसकी पहचान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर की जाएगी, कोई और नहीं करेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत वैज्ञानिक आधार पर की जाएगी, ठीक है। और इसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा, राज्य सरकार, चाहे जो नेशनल पार्क हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो या वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो, नेशनल पार्क जैसे टाइगर रिजर्व की बात हो, तो यहां पे राज्य सरकारों की क्या है, अहम भूमिका होती है। ये लोग प्रस्ताव देंगे, किसको प्रस्ताव देंगे, आपके एनटीसीए को, ठीक है। एनटीसीए की बात हो रही है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात हो रही है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बात हो रही है। अधिसूचना इसके पास जाएगी, अधिसूचना ये क्या करेगा, पारित करेगा और बोलेगा भैया राज्य आपने बहुत बढ़िया काम किया कि आपने बताया कि ये क्या है, ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, ये टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सकता है या ये नेशनल पार्क घोषित किया जा सकता है। जब नेशनल पार्क पढ़ेंगे यानी कि जब कंजर्वेशन नेटवर्क की बात करेंगे तब वहां पे पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक। अभी तो इतना ही जानिए, फिर अब देखा जाए जो आपका वन्य जीव आवास है, यानी कि वन्य जीव आवास CWLH, ये कहां परिभाषित किया गया है आपके, ये परिभाषित किया गया है आपके वन अधिकार अधिनियम 2006 में, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वाह वाह क्या बात है, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्त, 2020 में शायद पूछा गया है ये प्रश्न। अब बताओ यूपीएससी के अगर तैयारी करने वाले बच्चे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो बताओ ये प्रश्न सही आना चाहिए, सबका सबका सही आना चाहिए, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत या उसके प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। 4 आपके संस्थान दिए गए हैं, अब बताना है आपको कि किसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। बहुत आसान प्रश्न है दोस्त, बहुत आसान प्रश्न है। चला बिल्कुल यूपीएससी एस्पायरेंट, बहुत बढ़िया दोस्त। अब देखो दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण, चलिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा परिषद, 4 विकल्प आपके सामने है। अब इनमें से बताना है कि आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इनमें से किसको स्थापित किया गया था, बताना है आपको। चलिए बी 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 आंसर चालू, वाह भाई शाबाश, केवल 1, 3 और 4, क्या बात है। सी, संध्या सिंह जी सी कह रही हैं, 1 क्या कह रही है, 1 2 का 4, 1 2 का 4, अच्छा जी 1 2 एंड 4, बहुत बढ़िया। बाजीराव जी कह रहे हैं, सॉरी बाजीराव जी, विजय राव जी कह रहे हैं बी बी बी, बहुत बढ़िया। करण तिवारी जी सी, एसके जी बी, विवेक सर का लाडला बी कह रहा है। अगर गलत हुआ तो विवेक सर कूटेंगे भी, याद रखना फिर, ठीक है। सॉरी सर नहीं मालूम, ये बहुत ईमानदारी वाला जवाब है, और इसको कहने के लिए ना दोस्त बड़ी हिम्मत चाहिए। सुफिया नाज जी कह रही हैं बी, नितिन कुमार जी बी 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 बी, बहुत बढ़िया, यानी सबने अच्छे से पढ़ाई कर रखी दोस्त, बी आंसर सही है। यानी कि आपका जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है दोस्त, वो आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नहीं बनाया गया है,
ये किसके तहत बनाया गया है? ये आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत बनाया गया है। याद रखिएगा, आपका जो एनटीसीए है किसके तहत बनाया गया है? जो टाइगर टास्क फोर्स था उसकी सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। अब कब बनाया गया था? 2005-6 में, ठीक है, याद रखिएगा। और किसके प्रावधानों के तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत। ठीक दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो ये बताओ अच्छा लग रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ। ठीक, देखो नई नई चीजें जो है ना दोस्तों वो आपके उसमें ऐड होनी चाहिए। अब जो प्रश्न आएंगे आपके पेपर में पहले से बता के थोड़ी आएंगे कि नहीं भाई सबनम जी या रोली जी हम आ रहे हैं, ऐसे तो स्वागत नहीं करोगे ना इनका। स्वागत ऐसे किया जाता है। ठीक, चलिए फिर हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अपने निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन कौन कौन से भैया? कि ग्लोबल टाइगर फोरम विश्व में बाघों को बचाने के लिए अभियान चलाने वाला एकमात्र अंतर सरकारी और अंतरराष्ट्रीय निकाय है। बिल्कुल, कथन थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत गहराई वाला है। बिल्कुल ठीक है, बहुत गहराई वाला है, क्योंकि ये सब बेटे अगर आप लोग ये सब नहीं जानोगे ना तो उन लोगों से आप लोग पीछे हो जाओगे जो मेंस देके मेंस में मतलब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, यानी कि वो फिर पीटी की तैयारी में लग गए। आपको उनको पछाड़ना है। आप जैसो आप अपने साथियों की बात छोड़ दो, ठीक है, आप यहां पे पढ़ रहे हो ना तो आपका अपने साथियों के साथ कंपटीशन है, लेकिन सबसे बड़ा कंपटीशन किसके साथ है? उन लोगों से है जिन्होंने मेंस लिखा और इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं हुए। ठीक, अच्छा सी उत्तर भी आने लगा। बिल्कुल, चलिए बी डी सी चैतू जी कह रहे हैं बी, यो बी। अच्छा जी सर प्लीज, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल प्रतिमा जी, मैं सॉरी एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूं बच्चों। ठीक है, ग्लोबल टाइगर फोरम विश्व में बाघों को बचाने के लिए अभियान चलाने वाला एकमात्र अंतर सरकारी और अंतरराष्ट्रीय निकाय है। दूसरा कहता है कि ग्लोबल टाइगर फोरम की आम बैठक 3 वर्षों में एक बार होती है। क्या जरूरी है 3 वर्षों में हो? चलिए ओनली 2 कह रहे हैं। ठीक दोस्त, चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही है? कोई डी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई बी कह रहा है। जिन जिन लोगों ने सी कहा है, जिन जिन लोगों ने सी कहा है दोस्तों उनका सही है। याद रखना, जिन जिन लोगों ने सी कहा है ना दोस्त सारे के सारे सही हैं, लेकिन इतना गारंटी कर रहा हूं कि इसमें से 50 लोगों ने तुक्का लगाया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में बात करेंगे, किसकी? जीटीएफ की बात करेंगे। ठीक है, चलिए सभी 13 टाइगर रेंज देश, ठीक है, टाइगर रेंज कंट्रीज, TRC बोलते हैं जिसको हम लोग, 13 TRC, ठीक है, 13 TRC टाइगर रेंज कंट्रीज TRC। ये कौन है? ये वो देश हैं जिनके यहां बाघ पाए जाते हैं, ठीक, प्राकृतिक आवास में, याद रखिएगा। और साथ ही साथ क्या कह रहा है कि सभी टाइगर रेंज देश ग्लोबल टाइगर फोरम के सदस्य हैं। बिल्कुल, ये याद रखिएगा, जितने भी टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, जितने भी टाइगर रेंज देश हैं, मेरा सही है, सी बोला था गुरु। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। ठीक है, कल जाके आप एक चॉकलेट खा लीजिएगा मेरी तरफ से। तमिलनाडु को मिला T/2। अच्छा इंद्रेश कुमार जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे आपका। देखो आपके लिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है, आपके लिए खड़े हैं ना कि आपको क्या करना है, प्रीलिम्स का बैरियर पार करना है। ठीक, जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं वो आपके ग्लोबल टाइगर फोरम के क्या है? सदस्य है। फिर क्या कहता है, वे कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर यानी कि लाओस,
मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। ये 13 के 13 देश हैं जो आपके जीटीएफ के सदस्य हैं। हाल ही में जीटीएफ में शामिल हुआ है कौन? यूके। याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम जो है वो आपके जीटीएफ में शामिल हुआ है। यूके, बात आएगी तो पूछा जाएगा और बात दूर तलक भी जाएगी, यानी यूपीएससी देख रहा है ये सब चीजें। ठीक, अब इसमें अन्य सदस्य कौन है? अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, भारत के राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, नेपाल के राष्ट्रीय और सरकारी संगठन, रूस के राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठन, सारे के सारे लोग इसमें क्या हैं? जुड़े हुए हैं आपके जीटीएफ से। ठीक, अब बात करता है किसकी कि भैया जीटीएफ का सदस्य यानी कि जो अंतर सरकारी निकाय है, क्या वो एकमात्र है पूरे विश्व में? बिल्कुल सही कहा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहे हैं ना। प्रोजेक्ट टाइगर तो हम अपने देश के लिए चला रहे हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो देखें तो एक्ट है 1972 का, WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो हम किसके लिए लाए हैं? अपने देश के लिए लाए हैं। T x2 साइज सबके लिए चलाया गया था। एम स्ट्राइप है, किसके लिए लाए हैं? अपने लिए लाए हैं। कैट रैट है, अपने लिए लाए हैं। ये सब चीजें वैश्विक स्तर पे नहीं है, ये सिर्फ अपने देश के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन जब जीटीएफ की बात आती है तो ये क्या है दोस्त? एकमात्र अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय निकाय है जिसकी स्थापना इच्छुक देशों के सदस्यों द्वारा, यानी कि वो कौन से देश? 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, इन्होंने की थी। ठीक है, एक वैश्विक अभियान शुरू करने के लिए की गई थी। बिल्कुल, वैश्विक अभियान शुरू करने के लिए की गई थी। ठीक फिर क्या बात कर रहा है कि इसका गठन कब किया गया था? 1993 में नई दिल्ली में। अब आया मजा। जो आपका जीटीएफ है दोस्त, उसका गठन 1993 में नई दिल्ली में हुआ था। यानी कि हम भारतीय ना अलग ही है दोस्त, सबसे हर चीज में आगे हैं। बस खोजना क्या है? आपको पॉजिटिविटी खोजनी है अपने अंदर और आसपास में, नेगेटिविटी मत खोजिए। ठीक, चलो फिर किसकी बात करते हैं? फिर बात कर रहा है ये कि ग्लोबल टाइगर फोरम की स्थापना बाघ, उसके शिकार और उसके आवास को बचाने के लिए एक विश्वव्यापी अभियान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ग्लोबल क्या है? अभियान है ये, ग्लोबल कैंपेन के लिए की गई थी, बाघ और उसके शिकार और उसके आवास को बचाने के लिए। जीटीएफ की स्थापना कब की गई? 1993 में नई दिल्ली में, याद रखिएगा। ठीक, अब ग्लोबल टाइगर फोरम, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उनकी बात छोड़ो क्योंकि वो नहीं पूछने वाला कुछ आपसे। ठीक है, जितनी जानकारी थी कि 1993 में नई दिल्ली में हुई और टाइगर रेंज जो कंट्रीज हैं उन देशों के जो एनजीओज हैं और जो गवर्नमेंट जो एनजीओज हैं, सारे के सारे लोग क्या है इससे जुड़े हुए हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन, ये एक प्रोग्राम है, छोड़िए इसको बाद में बताएंगे, अभी सारी चीज अभी बता दे। चलिए हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे गोल्डन लंगूर के बारे में। लंगूर देखा है ना आप लोगों ने? जल्दी बताइए कि लंगूर देखा है कि नहीं देखा है? सर आप नितिन सर की शादी में नहीं गए क्या? भाई क्लास खत्म तो होने दो, शादी इतनी जल्दी हो जाएगी? क्या बात कर रहे हो यार। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी ये प्रश्न बताइए कि गोल्डन लंगूर के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। क्या करना है? असत्य चयन का, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, लंगूर देखा है आप सबने? टीसा तो नहीं देखा था? जल्दी से बताना। कंचन जी कह रही है बी, बहुत बढ़िया। वेद सर नहीं आए, वेद सर की तबीयत खराब है विनीता बेटा, ठीक है, और वो शादी में भी नहीं जा पाए बेचारे। ठीक, चलिए पहला जो विकल्प आपका क्या है कि अकोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट। अब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अकोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट आप लोग पहली बार सुन रहे हो। ठीक है,
अकोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट। बताना कितने लोग पहली बार सुन रहे हो इस रिजर्व फॉरेस्ट का नाम। जल्दी से बताना कि पहली बार कौन कौन सुन रहा है। जल्दी से एक थंब का इंप्रेशन बनाओ। बी आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा। सुयस सर का चैतू। अच्छा। एजे स्टाइल सी कर रहे हैं। सोनम तिवारी जी बी कर रही हैं। संध्या सिंह जी कर रही यस। बी नॉट क्लियर। कोई बात नहीं। ये बेटे, ये जो है ना, आपको नॉट क्लियर या सर मुझे नहीं पता कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और इतना याद रखना, जिस दिन आपने ना कहना सीखा ना, बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी उसके बारे में। ये पहली बार सुन रहा हूं, बिल्कुल। सबसे पहले बताइएगा कि किसने इसको पहली बार सुना है, इस नाम को। कौन सा अकोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट को किसने पहली बार सुना है, जल्दी से बताना। गोल्डन लंगूर के बारे में। अकोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट गोल्डन लंगूर के प्रसिद्ध घरों में से एक है। क्या यह सही है? बी कहता है कि यह सिटीज के परिशिष्ट एक और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध है। यह सही है कि सी, यह पश्चिमी असम, भारत और दक्षिणी भूटान के लिए स्थानिक है या यह स्थानिक रूप से पाया जाता है। डी कहता है कि आईयूसीएन इसको संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में लुप्त प्राय घोषित किया गया है। लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड। जल्दी से बताना जिन जिन लोगों ने बी आंसर लगाया है दोस्त। किसने? जिन जिन लोगों ने बी आंसर लगाया है उनका उत्तर 100% सही है। उनका उत्तर 100% सही है दोस्त। आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में क्या है? इंडेंजर्ड है, यानी लुप्त प्राय है। वन्य जीव जैसे संरक्षण की बात आ रही थी, तो यहां पे क्या था? आईयूसीएन के रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। आपके WPA 1972 में क्या है? उसकी अनुसूची 1 में रखा गया है। और सिटीज यानी बात करेंगे हम किसकी? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करेंगे, तो उसकी अनुसूची यानी एनेक्सरस 1 में रखा गया है, यानी हाईली प्रोटेक्टेड है। देखो ये है आपका क्या? गोल्डन लंगूर। ठीक है, गोल्डन लंगूर है भैया, देख लो। ठीक, ये रहा आपका भैया क्या? गोल्डन लंगूर। ठीक, ये आपके गोल्डन लंगूर साहब हैं, ऐसे दिखते हैं। बहुत विविधताओं भरा देश है दोस्तों, बहुत विविधताओं भरा देश है अपना। बस क्या है ना कि हम लोग वो चीजें खोजते नहीं है। हम ये खोजते हैं कि यार उसके पास ऐसी शर्ट है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये खोजो कि यार उसके पास इतनी अच्छी किताब है तो उससे मांग के 10 दिन मैं पढ़ लूं। ये सोचो, पॉजिटिविटी ये होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक, ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि भाई लक्ष्मीकांत है, कैसे मैं उसको 10 से 15 दिन में खत्म करूं, कैसे उसकी इंडेक्सिंग करूं कि भाई वो 25 से 30 पन्ने में आ जाए। जब ये सब करोगे ना तब मजा आएगा दोस्त पढ़ने में। ठीक है, अच्छा। रोली जी करी, मैं भी पहली बार सुनी हूं। सिटीज के अपेंडिक्स 1 में है ये। बिल्कुल बिल्कुल कंचन जी, जादूगर आप हो, वैसा बना सकता है क्या? आई डोंट नो डियर, आप क्या कहना चाह रहे हो सचिदानंद जी? क्या बात कर रहे हो यार। और साथ ही साथ दोस्तों मैं ये बता दूं कि जो आपकी क्लासेस हैं, और ना आपकी और क्लासेस चलती हैं, वेद सर की तो चलती ही चलती है जहां आप लोग पढ़ते हो। और भी क्लासेस है, साइंस टेक की है जो आपकी 7 से 8:30 चलती है। फिर 1 से 2 जो है वो आपकी चलती है क्या? इन्वायरमेंट इकोलॉजी चलती है, मैपिंग की क्लास है, हिस्ट्री की क्लास है, इकोनॉमी की क्लास है। देखो, जो चीज दिखने में जितना ज्यादा टफ होता है ना दोस्त, अंदर वो उतना इजी होता है। ठीक है, लंगूर जानते हैं। अच्छा जी, अभी पढ़ना है खत्म? नहीं बेटे, सोच रहे हैं खत्म कर दें क्योंकि मुझे जाना है बहुत दूर अभी। ठीक, अनेकता में भी एकता है, बिल्कुल विजय राव जी यानी बाजीराव जी, अनेकता में एकता तो है ही, लेकिन विविधताएं भी यहाँ पे हैं, बायोडाइवर्सिटी है। एक तरफ पठार है तो तरफ मैदान है, पहाड़ है, नदियां हैं, समंदर भी है, तालाब भी है, मैंग्रोव भी है। ठीक, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा देश है दोस्त, बहुत प्यारा है। ऐसी ऐसी झीलें हैं या ऐसी ऐसी नदियां हैं जहां पे कंकड़ दिखते हैं छोटे छोटे, इतनी साफ।
और यहाँ जमुना जैसी भी नदी है जो इतनी काली है, मत पूछिए। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। गोले लंगूर तक करते हैं अलविदा। ऐसे ही आपकी सरप्राइज क्लासेस होती रहेंगी, आप घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, और आप अपनी और क्लासेस में जुड़िए, ठीक है, जो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली दोस्त। अब जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ा रहे थे, आज हमने स्पेक्ट्रम में क्या पढ़ा था, माइक्रोवेव्स के बारे में पढ़ रहे थे कि माइक्रोवेव्स क्या होती है। माइक्रोवेव्स वेपन के बारे में पढ़ रहे थे भैया, माइक्रोवेव्स हथियार कैसे बनते हैं, वो कैसे एक मनुष्य को केवल 2 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देते हैं, 2 सेकंड, विद इन 2 सेकंड, बिना किसी गोली के। वही ना जिसे राजकुमार जी कहते थे, न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, बंदा ये मारा जाएगा किससे, माइक्रोवेव की वॉर से। ठीक, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, समाप्त करते हैं अपनी क्लास यहीं पे। मिलते हैं अगले दिन नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। शुभ रात्रि सबको, और जोर लगा के पढ़िए दोस्तों, पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने से समझौता नहीं करना होगा। ठीक, अगर 2023 का पेपर क्वालिफाई करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अब पढ़ने की स्पीड बढ़ाओ और घंटे भी बढ़ाओ, 7 से 10 करो, 10 से 14 करो। ठीक है, ठीक है, आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।